नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ आबकारी आरक्षक का प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा, है ना, जिसमें हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का 30 बहुविकल्पी प्रश्न। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, गौर नृत्य छत्तीसगढ़ के किस जनजाति के द्वारा किया जाता है ना। ऑप्शन दिया गया है गोंड, बैगा, प्रधान, माड़िया। तो इसका सही उत्तर है माड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। और इस गौर नृत्य का अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम हो गया माड़िया नृत्य, है ना। माड़िया नृत्य भी कहा जाता है गौर नृत्य को। और क्या नाम है, तो इसका अन्य नाम और है बायसन हॉर्स। बायसन हॉर्स, बायसन हॉर्स नृत्य भी बोला जाता है। दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ये गौर नृत्य है, उसका दो नाम और कौन कौन सा हो गया, पहला माड़िया नृत्य, दूसरा हॉर्स नृत्य। यहाँ दिया गया है, गौर नृत्य जिसे माड़िया नृत्य भी कहा जाता है, हमने बता दिया मैंने अभी, बस्तर क्षेत्र के रहने वाले माड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है ना। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में रहने वाले माड़िया जनजाति के द्वारा यह गौर नृत्य है वो किया जाता है दोस्तों। और इस नृत्य में क्या होता है, तो इस नृत्य में जंगली भैंस की गति की नकल करते हुए पुरुष और महिला द्वारा एक समूह में नृत्य है वो किया जाता है ना। और ये जो जंगली भैंस की गति के जो नकल करते हैं, है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, जंगली भैंस की गति का नकल करते हुए जो नृत्य करते हैं उसको गौर आखेट कहा जाता है ना। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से नृत्य में गौर आखेट का प्रदर्शन होता है, तो कौन से नृत्य में, गौर नृत्य में होता है। और बोला है इस नृत्य में जो नवयुवक होते हैं वो सुंदर वेशभूषा पहने रहते हैं, है ना। और अपने सिर में जो जंगली भैंसा हो गया, जंगली भैंसा भैंसा वाला मुकुट पहने रहते हैं, जंगली भैंस का मुकुट पहने रहते हैं, कौड़ी से सजा हुआ, है ना। जंगली भैंस वाला मुकुट पहने रहते हैं, कौड़ी से सजा हुआ, इस नृत्य में, गौर नृत्य में, है ना। और बोला है कि वेरियर एल्विन ने गौर नृत्य को विश्व का सबसे सुंदर नृत्य कहा है ना। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि वेरियर एल्विन के अनुसार विश्व का सबसे सुंदर नृत्य कौन सा है, प्रश्न पूछा जाता है। तो कौन सा नृत्य है, गौर नृत्य। आपका अगला क्वेश्चन है, सन 1858 में छत्तीसगढ़ में हुए सिपाही विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, है ना। ऑप्शन दिया गया है सुरेंद्र साय, कल्याण सिंह, हनुमान सिंह और वीर नारायण सिंह। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है हनुमान सिंह। यहाँ दिया गया है 18 जनवरी 1858 को हनुमान सिंह के नेतृत्व में सिपाहियों ने रायपुर में ब्रिटिश छावनी में विद्रोह कर दिया, है ना। और बोला है कि हनुमान सिंह ने सार्जेंट मेजर सिडवेल की हत्या कर दी, है ना। तो यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि जो सैनिक विद्रोह हुआ था, है ना, 1858 में सैनिक विद्रोह हुआ था, वो कहाँ हुआ था करके पूछेगा। तो कहाँ हुआ था दोस्तों, रायपुर में ब्रिटिश छावनी में, रायपुर के ब्रिटिश छावनी है वहां पर हुआ था, है ना। और इस विद्रोह में कौन से अंग्रेज अधिकारी की हत्या हनुमान सिंह के द्वारा किया गया था, ऐसा पूछेगा। तो कौन सा अंग्रेज अधिकारी है, मेजर सिडवेल, है ना। और बोला है कि इस जो सैनिक विद्रोह हुआ था उसका मुख्य कारण पूछे तो क्या बताना है, जो इसका मुख्य कारण है वो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना इसका मुख्य कारण था, है ना। तो चर्बी वाले कारतूस क्या है, तो दोस्तों ब्रिटिश काल में जो सैनिक होते थे, है ना, उनका जो राइफल प्रयोग किया जाता था, उसमें जो कारतूस, राइफल में जो कारतूस प्रयोग किया जाता था, वो कारतूस है वो गाय और सुअर के चर्बी से बना हुआ होता था, है ना। और हमारे जो भारतीय सैनिक होते थे उनको वो कारतूस अपने दांत से छीलना पड़ता था, है ना। तो जो सैनिक होते थे उनके धार्मिक भावना को आहत होती थी, है ना। इसलिए ये जो सिपाही विद्रोह हुआ था ये चर्बी वाले कारतूस के विरोध में ही हुआ था, है ना। और बोला है कि हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे भी कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है करके। तो किसे कहा जाता है, हनुमान सिंह।
और हनुमान सिंह कौन है? तो छत्तीसगढ़ में 18 जनवरी 1858 में हुए सिपाही विद्रोह के नेतृत्व करते थे। कौन? हनुमान सिंह। आपका अगला क्वेश्चन है, राजिम में स्थित राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ है ना? ऑप्शन दिया गया है 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 4वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 8वीं शताब्दी में हुआ है। यहाँ दिया गया है जो राजीव लोचन मंदिर है कहाँ स्थित है? गरियाबंद जिला में स्थित है ना? और राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजीव लोचन मंदिर का निर्माण नलवंशी राजा विलास तुंग ने करवाया था। और यह जो मंदिर है कौन से शैली में बना है? तो यह मंदिर है वो पंचायतन शैली में बना हुआ है दोस्तों। और किस धर्म से संबंधित है पूछेगा तो बताना है वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म बोलने से अर्थ है भगवान विष्णु को समर्पित है दोस्तों। और इस मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था पूछेगा तो क्या बताना है? इस मंदिर का जीर्णोद्धार कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल ने करवाया था। तो दोस्तों मैंने ये टॉपिक आप लोगों के लिए इसलिए लाया है क्योंकि आजकल एग्जाम में कूट वाले जो प्रश्न हैं बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं और हमारे जो भाई बहन हैं उसी में फंस जाते हैं। तो ये जैसा कोई टॉपिक है तो उसके बारे में पूरी जानकारी आपको याद रखना है। जैसे राजीव लोचन मंदिर के बारे में टॉपिक है तो आपको याद रखना है कि कौन से जिला में है, तो गरियाबंद। और मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो नलवंशी राजा विलास तुंग ने करवाया। मंदिर कौन से शैली में बना है? तो पंचायतन शैली में बना है ना? कौन से धर्म बोलेगा तो वैष्णव धर्म, भगवान विष्णु को समर्पित है ना? जीर्णोद्धार बोल दिया तो बताना है कि पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल ने करवाया था, है ना? ये सब आपको याद रखना है। आपका कूट वाला जो प्रश्न आता है उसमें ये आपका बहुत काम आएगा दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवीर चंद्र भजदेव सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन दिया गया है उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन हेतु, तीरंदाजी के क्षेत्र में, खेल प्रशिक्षकों को, जूनियर खिलाड़ी को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अच्छे प्रदर्शन हेतु। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है तीरंदाजी के क्षेत्र में प्रवीर चंद्र भजदेव सम्मान है वो दिया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार या उम्मीदवार जिसको हम लोग प्रत्याशी बोलते हैं ना, पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार निम्न में से किस अभिकर्ता की नियुक्ति नहीं कर सकता, है ना? अभिकर्ता मतलब एजेंट होता है ना, जो एजेंट उसकी नियुक्ति कौन नहीं कर सकता पूछा है। एक उम्मीदवार जो प्रत्याशी खड़ा रहता है ना वो किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता, कौन से अभिकर्ता कौन से एजेंट की नियुक्ति नहीं कर सकता पूछा है ना? ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। ऑप्शन दिया गया आपका निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता, गणना अभिकर्ता और मुख्य अभिकर्ता, है ना? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है मुख्य अभिकर्ता की नियुक्ति नहीं कर सकता। जो चीफ एजेंट होता है ना उसकी नियुक्ति जो उम्मीदवार जो प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहा होता है वो नहीं कर सकता। बाकी जो इलेक्शन एजेंट हो गया, पोलिंग एजेंट हो गया, काउंटिंग एजेंट, इन तीनों का नियुक्ति है वो एक उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहा है वो कर सकता है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें नाचा के भीष्म पितामह कहा जाता है ना? आपका ऑप्शन दिया गया है दाऊ महासिंह चंद्राकर, दाऊ दुलार सिंह मंदराजी, रामचंद्र देशमुख, हबीब तनवीर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दाऊ दुलार सिंह मंदराजी को नाचा के भीष्म पितामह कहा जाता है। और बोला गया है छत्तीसगढ़ के प्रथम नाचा पार्टी रवेली नाचा पार्टी, है ना, जो कि राजनांदगांव जिला में स्थित है। रवेली गांव वहां का नाचा पार्टी है, रवेली नाचा पार्टी। उसके संस्थापक दाऊ दुलार सिंह मंदराजी हैं, है ना? आपका अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी निम्न में से किस जिला में स्थित है? ऑप्शन है रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है बिलासपुर जिला में सिरगिट्टी नामक औद्योगिक क्षेत्र है वो स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, खरखरा परियोजना निम्न में से किस जिला में है?
ऑप्शन दिया गया है मुंगेली, कवर्धा, बालोद, दुर्ग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बालोद जिला। यहाँ दिया गया है खरखरा बांध है वो बालोद जिला के डौंडी लोहारा तहसील के संबलपुर गांव है, वहां से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है ना। और बोला है खरखरा बांध का जो निर्माण है 1964 में हुआ था। और जो खरखरा बांध है वो छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम मिट्टी से निर्मित बांध है। तो छत्तीसगढ़ में वैसे तो मिट्टी से निर्मित बांध और अन्य बांध और हैं, लेकिन सर्वप्रथम बोलेगा तो बताना है कि कौन सा बांध है। वो है खरखरा बांध, है ना। खरखरा बांध है वो मिट्टी से निर्मित पहला बांध है। आपका अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में कितने आकांक्षी जिले हैं। ऑप्शन दिया गया है 16, 15, 12 और 10। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 10 आकांक्षी जिले हैं। तो आकांक्षी जिले क्या हैं तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। आकांक्षी जिले से तात्पर्य है दोस्तों भारत सरकार द्वारा पहचाने गए वो वे जिले जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको आकांक्षी जिले कहा जाता है ना। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 10 आकांक्षी जिले हैं, मैंने अभी बताया है। तो वो 10 आकांक्षी जिले कौन कौन सा है। पहला हो गया आपका बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोरबा, महासमुंद, राजनांदगांव, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और कोंडागांव। ये 10 जिले हैं वो आकांक्षी जिले हैं छत्तीसगढ़ के। आपका अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है। ऑप्शन दिया गया है टिकरा, मटासी, कन्हार और भाठा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मटासी मिट्टी, है ना। लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है, मटासी मिट्टी। और मटासी मिट्टी के बारे में दिया है यहाँ छत्तीसगढ़ में यहाँ जो मिट्टी है छत्तीसगढ़ के मध्य तथा उत्तरी भाग में पाया जाता है ना। इसको याद रखिएगा, कूट वाले प्रश्न में आपका बहुत काम आएगा। मटासी मिट्टी है लाल पीली मिट्टी, जिसको लाल पीली मिट्टी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के मध्य तथा उत्तरी भाग में पाया जाता है ना। और यह जो मिट्टी है छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भाग में पाए जाने वाला भी मिट्टी है, सबसे ज्यादा भाग में भी पाया जाता है ना। और इस मिट्टी में चूने की प्रधानता होती है तथा इस मिट्टी का पीएच मान है वो 6.8 होता है भाई। आपका अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग किस नदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। आपका ऑप्शन दिया गया है सोन नदी, नर्मदा नदी, महानदी, गोदावरी नदी, है ना। गोदावरी नदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है महानदी। अफवाह तंत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग है वो आता है। और यहाँ दिया है जल अफवाह की दृष्टि से प्रदेश के जल अफवाह तंत्र को 5 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है ना। तो कौन कौन सा अफवाह तंत्र है छत्तीसगढ़ में। तो पहला हो गया महानदी, गोदावरी नदी, सोन नदी, ब्राह्मणी नदी और नर्मदा नदी दोस्तों, है ना। तो इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। पहले ही देख लिया कि छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग किस नदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, तो महानदी, है ना। और महानदी अफवाह तंत्र का ढाल किस ओर है, तो ढाल है वो पूर्व की ओर है ना। और छत्तीसगढ़ का सबसे दूसरे नंबर का बड़ा अफवाह नदी अफवाह तंत्र बोले तो कौन सा है, गोदावरी नदी, है ना। और सबसे छोटा बोले जाए तो नर्मदा नदी अफवाह तंत्र है वो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नदी अफवाह तंत्र है दोस्तों, है ना। यहाँ महानदी के बारे में कुछ दिया है, देख लेते हैं, आपके कूट वाले प्रश्न में काम आएगा दोस्तों। तो महानदी का जो उद्गम है वो सिहावा पर्वत के फरसिया नामक स्थान से हुआ है ना। और महानदी की जो महानदी है वो छत्तीसगढ़ के सबसे लंबी नदी है। दूसरा पॉइंट हो गया, है ना। पहला पॉइंट था सिहावा पर्वत से उद्गम हुआ है ना, सिहावा पर्वत के फरसिया नामक स्थान से। आपका तीसरा पॉइंट हो गया महानदी का प्राचीन नाम क्या है, कनक नंदिनी, है ना, प्राचीन नाम मात्र। और आपको बोले सतयुग में वायु पुराण के अनुसार महानदी को क्या कहा जाता था, तो कहा जाता था नीलोत्पला दोस्तों, नीलोत्पला कहा जाता था सतयुग में वायु पुराण के अनुसार। वहीं द्वापर युग में स्कंद पुराण के अनुसार महानदी को क्या कहा जाता था पूछे तो बताना है
चित्रोत्पला कहा जाता था, है ना। और महानदी का अन्य कौन कौन सा नाम है? तो महानदी का अन्य नाम हो गया ऋषितुल्या, छत्तीसगढ़ की गंगा, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? तो वो है शिवनाथ नदी। ये सब पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। कूट वाले प्रश्न अगर आपको पूछे तो काम आएगा। ये प्रश्न तो आसान लगता है, लेकिन बहुत लोग इसी में फंस जाते हैं। तो इसको आप ओवर कॉन्फिडेंस ना होके अच्छे से याद रखिए कि सतयुग में क्या कहा जाता था, द्वापर युग में क्या कहा जाता था, प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। ऐसे घुमा के दे देगा तो आप फंस जाओगे। तो इसको अच्छे से याद करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है ना। ऑप्शन दिया गया है दुधावा बांध, तांदुला बांध, हसदेव बांगो बांध, गंगरेल बांध। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है गंगरेल बांध है, वो छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है। दिया है यहाँ गंगरेल बांध। गंगरेल बांध कौन से जिला में है? तो वो है धमतरी जिला में। और गंगरेल बांध का और अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम है पंडित रविशंकर जलाशय। पंडित रविशंकर जलाशय दे देगा तो कंफ्यूज नहीं होना, ये गंगरेल बांध का ही नाम है दोस्तों। और धमतरी जिला में स्थित है। और कौन सी नदी पर? तो महानदी पर। ये जो गंगरेल बांध है वो महानदी पर स्थित है। और गंगरेल बांध का जो निर्माण है 1978 से 1979 के बीच में हुआ है ना। और बोला है गंगरेल बांध में 2004 से जल विद्युत परियोजना संचालित है ना, जिसका उत्पादन क्षमता 10 मेगावाट है। 10 मेगावाट है। तो ये छोटे छोटे जो टॉपिक है वो आप याद कर लीजिए। आपका अगला क्वेश्चन है, बैलाडीला की प्रसिद्ध लौह अयस्क खान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, दुर्ग। तो इसका सही उत्तर है दंतेवाड़ा जिला में है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनादेई जहां से सोने के प्रमाण मिले हैं किस जिले में है? ऑप्शन है जसपुर, सरगुजा, कांकेर और रायपुर। तो दोस्तों यह जो सोनादेई जगह है वो कांकेर जिला में स्थित है दोस्तों, जहां से सोना का प्रमाण मिला है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के रतनपुर में राम टेकरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन दिया गया है बिंबाजी भोसले, रत्नदेव, हर्षगुप्त और रत्नसेन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बिंबाजी भोसले द्वारा रतनपुर में स्थित राम टेकरी मंदिर का निर्माण करवाया था। आपका अगला क्वेश्चन है, संत गहिरा गुरुजी महाराज पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपका ऑप्शन दिया गया है पर्यावरण के क्षेत्र में, संगीत एवं कला के क्षेत्र में, लोक कला और शिल्प के क्षेत्र में, सामाजिक चेतना एवं न्याय के क्षेत्र में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है पर्यावरण के क्षेत्र में संत गहिरा गुरुजी महाराज पुरस्कार है वो दिया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की हसदेव घाटी विख्यात है, किस लिए विख्यात है बताना है। ऑप्शन दिया गया है कोयला खदान के लिए, बॉक्साइट खदानों के लिए, डोलोमाइट खदानों के लिए, लौह अयस्क खदानों के लिए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है कोयला खदान के लिए हसदेव घाटी है वो प्रसिद्ध है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, जोगी बिठाई की रस्म बस्तर दशहरा में किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है मूर्तियों की स्थापना, रथ की ध्वज स्थापना, मंदिर में कलश स्थापना, पुजारी की नियुक्ति। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है मंदिर में कलश स्थापना जो करते हैं उसको जोगी बिठाई का रस्म कहा जाता है बस्तर दशहरा में। आपका अगला क्वेश्चन है, काछन गादी किस पर्व से संबंधित अनुष्ठान है? ऑप्शन है गोचा, गोचा पर्व, हरेली पर्व, दशहरा पर्व और होली पर्व। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दशहरा पर्व से। ये जो काछन गादी है वो बस्तर दशहरा पर्व से संबंधित है दोस्तों। आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रथम सत्र कब से कब तक चला था? ऑप्शन दिया गया है 14 दिसंबर से 19 दिसंबर 2000 तक, 12 दिसंबर से 20 दिसंबर 2000 तक, 25 दिसंबर से 29 दिसंबर 2000 तक। आपका अंतिम ऑप्शन दिया गया है 14 अगस्त से 19 अगस्त 2000 तक। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है 14 दिसंबर से 19 दिसंबर 2000 तक। दिया है यहाँ दिनांक 14 दिसंबर 2000 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रथम ऐतिहासिक सत्र रा, राजधानी रायपुर स्थित राजकुमार कॉलेज के जसपुर हॉल में संपन्न हुआ था, है ना। जो छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रथम सत्र है वो राजकुमार कॉलेज के जसपुर हॉल में संपन्न हुआ था, है ना। और राजकुमार कॉलेज कहाँ है? रायपुर में दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? आपका ऑप्शन दिया गया है 21 जनवरी 1922, 18 जनवरी 1922, 21 फरवरी 1922, 15 दिसंबर 1922। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह है वो हुआ था। यहाँ दिया है, यह जो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह है वो भारत का पहला जंगल सत्याग्रह था, है ना। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह वो भारत का पहला जंगल सत्याग्रह था। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहा जाता है? ऑप्शन है हीरालाल काव्योपाध्याय, माधवराव सप्रे, कुंज बिहारी चौबे, पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हीरालाल काव्योपाध्याय। यहाँ दिया गया है हीरालाल काव्योपाध्याय जी हैं वो छत्तीसगढ़ के पहले व्याकरणकार थे, है ना। पहले व्याकरणकार थे। इन्होंने 1885 में छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना की थी, है ना। पहले व्याकरणकार थे और 1885 में छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना की थी। किसने? हीरालाल काव्योपाध्याय जी ने। आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास हीरू के कहानी के लेखक कौन थे? ऑप्शन है द्वारिका प्रसाद तिवारी, बंशीधर पांडे, अमृतलाल दुबे, श्यामलाल चतुर्वेदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बंशीधर पांडे। याद रखना हीरू के कहानी जो उपन्यास है वो छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास है। आपको पूछ सकता है, याद रखिएगा। और इसका लेखक का नाम भी याद रखिएगा, बंशीधर पांडे। आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध मिनी माता बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है इंद्रावती, शिवनाथ, हसदेव और पैरी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हसदेव नदी पर मिनी माता बांध है वो स्थित है। दिया गया है हसदेव बांगो बांध को मिनी माता बांध नाम से भी जाना जाता है ना। हसदेव बांगो जो बांध है उसको मिनी माता बांध के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो बांध है कहाँ है? तो यह है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला में हसदेव नदी पर बना हुआ है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नगर शिवरी नारायण में कौन कौन सी नदियों का संगम है? ऑप्शन दिया गया है महानदी एवं इंद्रावती, इंद्रावती एवं शिवनाथ नदी, महानदी सोंढूर और पैरी नदी, महानदी शिवनाथ नदी और जोंक नदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी। इन तीनों नदी के संगम पर शिवरी नारायण है वो स्थित है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन में परगने का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? है ना, जो परगना होता था मराठा काल में उसका प्रमुख अधिकारी कौन होता था पूछा है। ऑप्शन है पोतदार, ताहूतदार, सिरस्तार, कामाविसदार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कामाविसदार है वो मराठा काल में परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी की शैल
चितवा डोंगरी की शैल चित्रकला की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, है ना। जो चितवा डोंगरी है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, चितवा डोंगरी, उसके जो शैल चित्र है उसके खोज सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन दिया गया है J.R. काम्बले और रमेंद्रनाथ मिश्रा, भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्रा, भगवान सिंह बघेल और अरुण कुमार शर्मा, और अंतिम ऑप्शन दिया गया है आपका अरुण कुमार शर्मा और विष्णु श्रीधर वाकनकर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र जी हैं, उन्होंने चितवा डोंगरी के जो शैल चित्र है उसके खोज सबसे पहले किया था। आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 1857 के विद्रोह के दौरान सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह को किसने पराजित किया था, है ना। जो सोना खान के जमींदार थे वीर नारायण सिंह जी, जो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद थे, है ना। कौन थे? शहीद वीर नारायण सिंह को किसने पराजित किया था पूछा है। ऑप्शन दिया गया है कैप्टन क्राफर्ड, कैप्टन स्मिथ, कैप्टन ब्लंट और लेफ्टिनेंट सैंडर्स। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है कैप्टन स्मिथ ने वीर नारायण सिंह को पराजित किया था। 1857 के विद्रोह हुआ था उसमें। और वीर नारायण सिंह जी हैं वो बिंझवार जनजाति से बिलोंग करते थे। दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के जो प्रथम शहीद हैं वीर नारायण सिंह जी, वो किस जनजाति से बिलोंग करते थे, है ना। तो कौन सी जनजाति है? बिंझवार जनजाति। आपका अगला क्वेश्चन है, सन 1907 में सूरत में हुए कांग्रेस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था। ऑप्शन है पंडित सुंदरलाल शर्मा, माधव सप्रे, दीनदयाल उपाध्याय और रास बिहारी चौबे। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है पंडित सुंदरलाल शर्मा। आपका अगला क्वेश्चन है, बस्तर पंडुम में मुख्य रूप से किस चीज का प्रदर्शन किया जाता है। आपका ऑप्शन दिया गया है औद्योगिकी कला का, आदिवासी कला और संस्कृति का, खेल का, और अंतिम ऑप्शन दिया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है आदिवासी कला और संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है किसमें? बस्तर पंडुम में। तो चलिए बस्तर पंडुम के बारे में कुछ देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ दिया गया है बस्तर पंडुम छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र का एक आदिवासी उत्सव है ना। बस्तर पंडुम क्या है? आदिवासी उत्सव है बस्तर क्षेत्र का, जो बस्तर के समृद्ध लोक कला, संस्कृति और परंपरा को प्रदर्शित करता है ना। और ये जो बस्तर पंडुम है दोस्तों एक वार्षिक कार्यक्रम है ना। वर्ष में एक बार होता है, जिसमें जनजाति नृत्य, गीत, नाट्य, वाद्य यंत्र, वेशभूषा, आभूषण, शिल्प, चित्रकला और व्यंजन जैसे विभिन्न विधाओं में प्रतियोगिता है वो आयोजित की जाती है दोस्तों। और बस्तर पंडुम की शुरुआत 2025 में कब से हुआ था? तो 2025 में दोस्तों 20 मार्च को हुआ था 2025 में, और जिसका समापन है वो 3 अप्रैल को हुआ था दोस्तों 2025 में। और यह कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था दंतेवाड़ा में। बस्तर पंडुम है वो दंतेवाड़ा में हुआ था। ये आपका करंट अफेयर क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखिएगा बस्तर पंडुम कब स्टार्ट हुआ, कब समापन हुआ, कहाँ पर हुआ था, ये बस्तर पंडुम में क्या क्या चीज का प्रदर्शन होता है, बस्तर पंडुम क्या है, कहाँ का ये उत्सव है। तो बस्तर क्षेत्र का आदिवासी उत्सव, ये सब आप याद रखिएगा, आपको पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में। आपके जो प्रैक्टिस सेट है अगला वाला उसमें मिलते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें एक बार, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सकूं। दोस्तों मैं अभी छुट्टी में था, कुछ दिनों से मैं छुट्टी से जस्ट अभी आया हूं, इसलिए आपके लिए वीडियो आने में देरी हो गया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और आगे कोशिश करूंगा कि आपके लिए अच्छे अच्छे और कंटेंट लाऊं और जल्द से जल्द लाऊं, ताकि आपको एग्जाम की तैयारी करने में कोई दुविधा ना हो। धन्यवाद दोस्तों।